हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल हमने ख़ासी तफसील से रावलपिंडी का एक केस डिस्कस भी किया जिसमें एक शख्स को पकड़ा गया है, सोहेल अयाज़ नामी, जो पेशे के लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसने तकरीबन 30 बच्चों को जिनसी ज़्यादती का न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उनकी लाइव वीडियोज़ जो हैं वो डार्क वेब पर अपलोड भी की। आज मुलज़िम को मकामी अदालत में पेश किया गया। जज थे समर अब्बास, उन्होंने 5 दिन के रिमांड पर दे दिया है पुलिस को। पुलिस ज़ाहिर तफ्तीश भी कर रही है। सोहेल अयाज़ जो है वो 2017 में उनको डिपोर्ट किया गया इटली से, और उसके बाद से फिर 1 नवंबर 2017 से लेके अब तक वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के एक पॉलिसी और गवर्नेंस प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट थे। तो हमने खोज लगाने की कोशिश की कि जब वो उनकी कन्विक्शन हो चुकी यूके में, उनका ट्रायल हो चुका इटली में, तो जब वो उनको डिपोर्ट किया गया तो यहाँ किसी ने क्यों चेक नहीं किया। बिल्कुल, अच्छा सवाल यही उठता है और कल से ही ये बात की जा रही है कि ये एक डॉक्यूमेंटेड केस है। उसने कहा कि अगर कोई बंदा डिपोर्ट होता है, और हज़ारों पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों में, सऊदी अरब से या दुबई से भी, कहीं से भी डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आते हैं, तो यकीनन कोई ना कोई SOP FIA का होगा और है। अगर आप FIA की वेबसाइट पर ही जाएं, fia.gov.pk, तो वहाँ पर एक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें से 2 पॉइंट्स मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ, बताना भी चाह रहा हूँ उनके बारे में। पॉइंट नंबर 4, प्रोसीजर ऑन अराइवल ऑफ डिपोर्टी। ठीक है, इसका मतलब कि जब डिपोर्टी आएगा तो सबसे पहले तो आप उनकी सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। शिफ्ट इंचार्ज की ये ड्यूटी होती है, शिफ्ट इंचार्ज अराइवल का। अगर उसको ये ख्याल है, फिर वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगा और आगे पेश करेगा। और अगर उसका ख्याल है तो जो इंचार्ज डिपार्चर है उसको भी बुला के उसके सामने इसकी एक दोबारा एग्जामिनेशन होती है। ये तो है हर डिपोर्टी के बारे में। अच्छा, अब जाहिर है कि मुख्तलिफ किस्म के डिपोर्टीज होते हैं। कुछ हैं जो गलत पेपर्स पर चले गए या ओवरस्टेज पर चले गए, उनके लिए एक अलग है। हम आते हैं पॉइंट 5D पर, जो अभी आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट भी हुआ है कि इफ द डिपोर्टेड पैसेंजर वाज कन्विक्टेड ऑफ सम हीनस क्राइम। अब इसमें दहशतगर्दी, मुनशियात, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेकिन जाहिर है कि ये भी हीनस क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो फिर इसको पासपोर्ट सर्कल भेजा जाएगा, जहां पर जॉइंट इंटेरोगेशन होगी। तमाम जो FIA का अमला वहां पर होता है एज पर पॉलिसी ऑफ द FIA हेड क्वार्टर्स। जो हमें, जब जाहिर ये SOP है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि उस जो इंटेरोगेशन है वो इस केस में हुई थी या नहीं हुई थी, ये इंक्वायरी रिपोर्ट बनी थी या नहीं बनी थी, वॉज ही ट्रीटेड लाइक अ डिपोर्टेड पर्सन, एंड अगर ये सब कुछ हुआ था तो क्या ये इंफॉर्मेशन आगे दी गई थी, और क्या इंफॉर्मेशन आगे देने का कोई तरीका कार भी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ये सवाल अभी तक रहते हैं। ये मैंने FIA पुलिस और FIA ऑफिशियल्स और पुलिस से भी बात की। पुलिस ने एक्चुअली एक लेटर भी लिखा है आज FIA को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जब ये डिपोर्ट होकर के आया था तो आप उसकी तफसील दें कि क्या है। अच्छा, इस पर थोड़ा सा कैच जो FIA वाले कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसकी कन्विक्शन हुई थी UK में, और उसके बाद इसका ट्रायल वहाँ पर 4 साल की सज़ा हुई, जो 19 माह काट करके इसको इटली, मुझे नहीं समझ आई, इटली भेज दिया गया। इटली में 9 महीने तकरीबन इसका ट्रायल हुआ, और उसके बाद इसको डिपोर्ट कर दिया गया। अब इटली में कन्विक्शन नहीं हुई, तो जब इटली से आया तो इनका ये कहना है FIA इमिग्रेशन वालों का कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए इटालियन उनकी तरफ से, और ये कहा गया कि जनाब ये जो है इसने कोई वायलेशन की थी तो वे आर डिपोर्टिंग हिम। लेकिन स्पेसिफिक FIA कह रही है कि उनको ये नहीं बताया गया कि वायलेशन जाहिर है क्या थी। हो सकता है वो कवर अप भी कर रहे हूँ, ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे जो उस वक्त हेड था उसके साथ या कोई मुकमुका हो गया होगा, ये भी हो सकता है क्योंकि डेस्क पे बैठ करके, और ये सोहेल अयाज़ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और सारा कुछ वो है। तो अब उन्होंने साथ इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मांगी है, मगर उसके बाद जो है बात आती है, आपने बात करें कवर अप और प्रोटेक्शन करने की, तो कल से अब एक और चीज़ भी चल रही है, और इस पर हमने बात की थी कि ये साहब खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत के साथ एक कंसल्टेंट थे। अब कल शौकत यूसुफजई ने एक बयान दिया था, नहीं वो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के साथ कंसल्टेंट कर रहे हैं। सुन लीजिए, मेरे ख्याल में शौकत यूसुफजई ने कल क्या कहा था इस बारे में। सोहेल अयाज़ उर्फ अली के बारे में जो मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है,
سہیل ایاز کا کوئی تعلق نہیں ہے خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ، نہ ہی وہ خیبر پختونخوا کا ملازم ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ یا PND سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو یہ ٹوٹلی ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے اور یہ ان کے ساتھ کنسلٹنٹ ہے. ان کی جو ہائرنگ ہوئی ہے وہ بھی ورلڈ بینک عالمی ادارے کے تھرو پہ ہوئی ہے. اس سے ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس کو صوبائی حکومت کا ملازم نہ کہا جائے. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو پولیس اس کے خلاف مقدمہ کرے گی اور وہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل ہوگا. اس کا صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں اور مزید کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ایک پرسنلی ایکشن ہے اس کا، اور اس نے جو ایکشن کیا ہے ظاہر ہے اس کی پولیس نے اس پہ FIR کی ہوگی اور پولیس اس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوگی. جو اصل بات وہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کا کنسلٹنٹ ہے اور اس کا صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ صوبائی حکومت کا ملازم نہیں ہے، ہمارے پے رول پہ نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کے پے رول پر ہے. لہٰذا اس کے بارے میں احتیاط کی جائے کہ اس کو نہ خیبر پختونخوا کا ملازم نہ کہا جائے تو یہ بہتر ہوگا. ہاں جی، کہ یہ ورلڈ بینک کے پے رول پر ہے تو ورلڈ بینک پر آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے نا، اب جو ان کا کانٹریکٹ ہے وہ بہت سٹرینج اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں ورلڈ بینک کا اتنا ذکر نہیں ہے. لیکن کانٹریکٹ کے اندر دیکھیں ایک چیز، کانٹریکٹ کس کے ساتھ؟ کانٹریکٹ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ ہوا، لیکن ایز اے کانٹریکٹر کنسلٹنٹ ہوا. کیونکہ ٹیکنیکلی جو بات کی ہے شوکت صاحب نے کہ یہ ہمارا ملازم نہیں ہے، وہ ٹیکنیکلی درست ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس نے جو اپنی کاغذات جمع کرائے اور جو پچ کیا تھا کانٹریکٹ کے لیے، اس میں بڑی اس نے کہا کہ میں جناب جو ہے فلاں فلاں ملک میں، اور اس نے جان بوجھ کے وہاں نہ UK یا کسی یورپین اس کا ذکر نہیں کیا. اس نے کہا جی میں نے فائنینشیل مینجمنٹ ترکی، سیریا اور عراق میں جو ہے وہ 50 گرانٹس تھیں ایسی، اور 14 ڈونرز تھے جن کو میں نے ہینڈل کیا ہے. پھر انہوں نے نام دیے کہ جناب میں جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی میں نے پروجیکٹ کیے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کیے ہیں، USAID کے ساتھ بھی کیے ہیں، ڈنیرا کے ساتھ جو ڈینش NGO ہے اس کے ساتھ بھی کیے، UNDP، یونیسیف، یونوچا. اچھا، اس میں بھی سیو دا چلڈرن کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ سیو دا چلڈرن آن یور پروفائل would make a huge difference کہ سیو دا چلڈرن ریکگنائز وہ ہے. لیکن کیونکہ سیو دا چلڈرن جب یہ UK میں کر رہا تھا تو وہاں پر وہیں سے پکڑا گیا اور وہیں سے اس کو سزا ہوئی. تو اس نے یہ سارے اس میں اس چیز کو حذف کر دیا. ظاہر ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو اس نے بالکل اس کو وہ کیا. اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ورلڈ بینک کا ہائری نہیں تھا، کیونکہ ورلڈ بینک کا یہ ہوتا ہے کہ آپ گرانٹ دے دیتے ہیں اور ورلڈ بینک کے جو ریکگنائز کنسلٹنٹس آؤٹ سورس کرتے ہیں بیسیکلی، اور کچھ ایسے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہمارے منظور شدہ ہے یا سرٹیفائڈ کنسلٹنٹس ہیں ورلڈ بینک سے. لیکن ہم ایک ہائر سٹینڈرڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ چیک کیا ہوگا سر. اچھا، کل ٹویٹ آتی ہے پچاموتھو ایلنگوون، یقیناً میں ان کا نام صحیح نہیں کہہ رہا، جو ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں. وہ کہتے ہیں کہ سہیل ایاز نے کبھی ورلڈ بینک کے لیے کام نہیں کیا. اگین وہی بات، خیبر پختونخوا حکومت نے ان کو کنسلٹنٹ رکھا تھا MDTF پروجیکٹس میں، اور ہم بالکل حکومت کی پوری سپورٹ کریں گے تاکہ ڈیو ڈیلیجنس ہائرنگ میں کی جائے اور ہائیسٹ ایتھیکل سٹینڈرڈز مینٹین کیے جائے. بہت اچھی بات ہے، ٹک اٹ ایٹ فیس ویلیو. لیکن پھر آج کیا ہوتا ہے، انفیکٹ ٹویٹس تو میرے خیال شاید کل کی ہیں لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں انہیں، کہ ٹویٹر پر عمر قریشی صاحب اور اچھا سوری ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ویلکم بیک. جی بات ہو رہی تھی سہیل ایاز کی امپلائمنٹ ریکارڈ کی، اور جیسے آپ کو بتا رہے تھے کہ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے جو کنٹری ہیڈ ہے ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے وی نیور ہائرڈ ہم، ہمارے لیے کام نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ KP حکومت کے ساتھ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے،
लेकिन फिर आज देख रहा हूँ मैं कि उमर कुरैशी साहब और दो लोग ट्विटर पर, उमर कुरैशी साहब और ज़की खालिद, जिनके ट्विटर हैंडल्स हैं उमर__कुरैशी एंड मिस्टर ZPK, उन दोनों ने एक ही काम किया कि वो गए और उन्होंने सर्च किया सबसे पहले सुहेल अयाज KP वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सर्च किया गूगल पर, सामने सर्च पेज आ गया जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और इसमें लिंक आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे सुहेल अयाज का नाम है। लेकिन जब आप इस लिंक पर क्लिक करें तो क्या होता है, ज़रा दिखाएं। लिंक आता है वर्ल्ड बैंक पेज एरर 414, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, कोई मसला नहीं, प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन फिर इन दोनों ने क्या किया कि थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग इस्तेमाल हुआ है कि वापस गए सर्च पेज पर, और सर्च पेज पर जब आप देखेंगे वो लिंक, अगर हम सर्च पेज दिखा दें एक दफ़ा, जी ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, उसके साथ जो एक लिंक आता है कैशेड का, जिसमें पुराने पेजेस आपको नज़र आ सकते हैं, वो गए कैशेड पेज पर, और कैशेड पेज पर क्या सामने नज़र आता है, कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट ID, सब कुछ, टीम लीडर का नाम, सारे कोड्स वगैरह दिए हुए हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर नेम सुहेल अयाज। तो सवाल ये है कि ये लिंक क्या एक्सीडेंटली टूटा है, पहले से टूटा हुआ है, या जब ये खबर आई तो आपने इसे तोड़ दिया? These are unanswered questions। या कवर अप है, वही ना, किसी इंडिविजुअल की तरफ से, ये भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट ना। मैंने फिर इलांगो साहब की ट्वीट पर मैंने ये दोनों लिंक्स जो इन दो साहिबान के थे, ज़की और उमर के, वो मैंने दिए, और मैंने कहा कि सर ये भी हो रहा है, तो अगर ये आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये क्या हुआ है यहाँ पर। अभी तक, लास्ट मैंने चेक किया था अभी शो से पहले, तो अभी तक उसका जवाब नहीं आया। एक चीज़ तो क्लियर है कि देखो, एक तो ये बंदा ही इज़ नो इडियट, ठीक है। अगर इतनी आप इंटरनेशनल लिंक्स बना सकते हैं, जैसे अभी मुबशर बता रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेल अपनी हाइड करने में, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये मुमकिन है कि ही स्लिप थ्रू द क्रैक्स, क्योंकि आखिरकार 2 मुल्कों में स्लिप थ्रू द क्रैक्स, और पता नहीं कितने मुल्कों में। इसकी यहाँ पर आप पता नहीं इसकी और क्या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, क्योंकि मैं 12 मुल्कों की पुलिस से, सर विदाउट जोक्स असाइड बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एक ये मुझे भी सुनने में आया, लेकिन इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सका, कि आगा खान ड्यूरल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी काम कर रहा था। दैट इज ट्रू। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ जहाँ इसने काम किया है वहाँ आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, या तो ही स्लिप थ्रू द क्रैक्स, या हस्बे मामूल जिस तरह पाकिस्तान में काम होता है कि यार एक बड़ा अच्छा बंदा है, पर्ची वाला से साहब, ये अच्छा, और जाहिर है उसने अपने CV में सबको मेंशन किया हुआ है। अच्छा, मशरिक अखबार में खबर भी आई थी, आज ही आई है शायद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि जी हमने 10 साल कबल इसकी मेंबरशिप को मनसूख कर दिया था, लेकिन अपेरेंटली ये पूरी खबर नहीं है। मेरे पास ICAP का वो है जो नोटिफिकेशन था जिसमें सुहेल अयाज की मेंबरशिप वो की गई, तो उन्हें ये बताया गया कि जब लंदन में इनकी कन्विक्शन हुई थी तो ये खबर ICAP तक पहुंच गई थी, और ICAP जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान है, उन्होंने सुहेल अयाज की जो नेम है वो 5 साल के लिए अंडर सेक्शन 8V ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 वो हटा दिया था, यानी कि उनकी चार्टर्ड अकाउंट UK कोर्ट की सस्पेंशन के बाद। तो ICAP को पता लग सकता है, लेकिन FIA को नहीं पता लग सकता, और हुकूमत को नहीं पता लग सकता, वर्ल्ड बैंक को नहीं पता लग सकता, शायद पता था हटा दिया, अल्लाह जानता है क्या हुआ है। तो ये अब ये अगेन बात वही आती है कि कोई भी हमारे पास सेंट्रलाइज मैकेनिज्म है ही नहीं कि एक किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे या कोई उस बारे में सेंट्रलाइज मैकेनिज्म की बात की। कल मैंने बात की थी कि यार अगर ह्यूमन स्मगलर्स की रेड बुक बन सकती है इंटरनेशनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे, तो इनकी क्यों नहीं सेक्स ऑफेंडर्स की बन सकती। तो आज BBC उर्दू पे मैं बिलाल करीम मुगल और दानिश हुसैन की एक स्टोरी पढ़ रहा था, किसी हद तक इन्होंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। इस स्टोरी के मुताबिक भारत समेत कई ममालिक में इस वक्त सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर रखा जाता है जिसमें जिनसी मुजरिमों के नाम होते हैं। बरतानिया में 2003 से वायलेंट एंड सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर है। अगर किसी शख्स को जिनसी नौयत के जुर्म में 6 माह या इससे ज़ायद की कैद की सज़ा हो तो उसका इस रजिस्टर में रिकॉर्ड 10 बरस तक रखा जा सकता है। सज़ा 30 महीने से ज़ायद मिले तो फिर रजिस्टर में ऐसे मुजरिम का नाम इनडेफिनेट पीरियड के लिए रखा जाता है।
اچھا، ڈیٹا پروٹیکشن قوانین جو برطانیہ ہیں کہ اس کے تحت اس رجسٹر تک ہر آدمی کی رسائی نہیں ہے، لیکن معلومات کی جو رسائی ہے یعنی رائٹ آف انفارمیشن، اس کے تحت میں آپ کوئی بھی پولیس کو کسی بھی مشتبہ شخص کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ اس کا نام رجسٹر میں ہے یا نہیں، اور پولیس پابند ہے اس کا جواب دینے کی۔ اچھا، برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ دیگر ملکوں کی طرح کسی بھی کمپنی یا ادارے میں نوکری سے پہلے جو ایپلیکنٹ ہے اس کے کرمنل ریکارڈ کی چھان بین کروائی جاتی ہے۔ سیکس آفینڈر رجسٹر میں درج شخص کو برطانیہ میں نوکری ملنے کا تقریباً ناممکن ہے، بہت کم امکان ہے۔ اس رجسٹر میں شامل افراد پہ قانون نافذ کرنے والے یا عدلیہ کی جانب سے کئی طرح کی پابندیاں بھی عائد کی جا سکتی ہیں، مثلاً بریسلیٹ پہنایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک خاص ایریے سے باہر نہیں جا سکتا، مثلاً انٹرنیٹ کے استعمال پہ پابندی عائد کر سکتی ہے عدالت۔ اچھا، پولیس کبھی بھی آپ کے گھر پہ چھاپا بھی مار سکتی ہے، یہ بھی ہے۔ مثلاً اسکول یا جو ڈے کیئر سینٹرز ہیں ان کے آس پاس ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ رہائش نہیں رکھیں گے یا آس پاس اتنے فاصلے پہ آپ رہیں گے، ریسٹریننگ آرڈرز وغیرہ سے۔ اچھا، پاکستان میں مجرموں کا کوئی مرکزی ڈیٹا بیس نہیں ہے، سیکس افینڈرز نو افینڈرز کی بات نہیں، افینڈرز کا ہی نہیں، مرکزی کوئی ڈیٹا بیس سسٹم نہیں ہے۔ سرکاری یا نجی اداروں میں نوکری کی درخواست دینے والے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ پولیس تھانے سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، مگر یہ صرف ایک رسمی کاغذی کارروائی ہے، ایک معمول کی کارروائی، کیونکہ جب پولیس کا نظام ہی کمپیوٹرائز نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص نے کہیں کوئی جرم کیا ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ کلفٹن تھانے کو پتہ ہے، پی ڈی کو نہیں، بہت بڑا شکاف ہو سکتا ہے۔ اچھا، ماہرین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس بارے میں جیسے ECL ہے اس کی طرز پہ سیکس آفینڈر رجسٹر کے لیے فوری طور پہ قانون سازی کی ضرورت ہے، پاکستان جیسے ممالک کی حد تک۔ اچھا، پھر دوسرا وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ہر ڈیپورٹ ہونے والا جو پاکستانی ہے اس کے ڈیپورٹ ہونے کی وجوہات کا ریکارڈ صرف ایک ادارے تک محدود نہ ہو، تمام جو ریلیونٹ سرکاری ادارے ہیں ان کی اس تک رسائی ہونی چاہیے۔ بالکل، یہ ہے ریکمنڈیشن۔ اور کل آپ نے کہا تھا کہ جی ابھی تک زینب الرٹ بل ہوا تو ہم تو بہت لمبی فرمائشیں بہت زیادہ وہی جب تک سینٹرلائز نہیں ہوگا، کیونکہ نیکٹا جیسے ادارے میں تھا، مطلب سب سے افسوس کی بات ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف اسی لیے نہیں کرتے نا، لیکن یہاں تو دیکھیں نا FIA نے سٹارٹ میں سلپ ہو گیا نا، FIA سے سلپ ہوا، پھر خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے سلپ ہوا، ورلڈ بینک سے سلپ ہوا۔ مجھے پتا بریک لینی ہے ہیڈ لائنز کے لیے، ہونا کیا ہے کہ یہ کام نہیں ہوں گے لیکن اپنی غلطیوں کو چھپانے والا کام 100% چلے گا۔ وقفہ لیں۔ ویلکم بیک۔ اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے پلان بی کا اعلان کر دیا، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ پلان بی کا مطلب ہے بھاگو۔ تو اگر پلان بی کا مطلب بھاگو تھا تو ہم جیسے جو سیاسی تجزیہ کار ہیں یقیناً وہ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پائے۔ کل وہ مجھ سے پوچھتے بھی رہے کہ پلان بی کا کیا مطلب ہے۔ تو آج مولانا صاحب نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، جو کہ ایک ریلیف ہے ظاہر ہے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے، خاص طور پہ پشاور موڑ کے ارد گرد جو لوگ ہیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے شاہراہیں بلاک کریں گے، اور صوبائی شاہراہیں جو صوبوں کو ملانے والی ہیں ان کو بھی بلاک کریں گے۔ کچھ خبریں آئی ہیں کہ چمن کوئٹہ جو سڑک ہے اس پر بلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، باقی جگہ کراچی میں بھی کچھ رپورٹس تھی، لیکن کل ہونے والا ہے، ہاں پتہ نہیں، ہونا تو آج ہی تھا، کوئٹہ چمن پہ تو آج ہوا ہے۔ ایک میں تھوڑی سی آپ کو ایک اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ قلعہ عبداللہ میں باقاعدہ PK میپ اور JUIFA کے وہی کوئٹہ چمن روڈ جو ہے وہی روکا تھا، لیکن پھر تھوڑے مذاکرات ہوئے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ کل واپس آ جائیں، تو یہ اوپن اینڈیڈ چھوڑا ہوا ہے، پلان B.2 سب سیکشن A، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے۔ تو واپس آ جاتے ہیں کہ دھرنا سب کا یہ خیال تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں سب سے زیرک سیاستدان ہیں، چونکہ آپ کی خصوصاً سیاست پہ مولانا کی گہری، سر آئندہ سے توبہ کر دی ہے میں سیاست پہ میری گہری کیا، میری جو ہے نا۔ ایک تو معمولی سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کراچی سے ابھی روانہ نہیں ہوئے تھے مولانا، اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد سے وزیر اعظم کا استعفیٰ لیے بغیر واپس نہیں ہلیں گے۔ پھر میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ علماء ہیں سینئر قیادت کے، انہوں نے یہ کہا کہ
हमारी बीवियों ने कहा है कि अगर तुमने इस्तीफा ना ले या तो हमारे पास इस्तीफा लेके वापस ना आना। वैसे अगर आप बीवी के पास वापस नहीं आना चाहते तो बड़ा अच्छा बहाना। फिर मैंने ये सुना था कि रहबर कमेटी जो है, जो सुप्रीम कमेटी है तमाम अपोजिशन की, असल में बुनियादी फैसले वो करेगी कि धरना कब तक रहेगा और कब इसे ख़त्म किया जाएगा। तो क्या ये रहबर कमेटी का फैसला था, मुत्तफ़िक़ा कि आज ये प्लान बी का ऐलान हुआ है, या मौलाना ने अपने तौर पर? मौलाना ने देखें, रहबर कमेटी में अब 2 ही पार्टियां रह गई, JUIFA और PK मैप। ANP तो आपको याद है पहली दिन आई थी और फिर गुस्सा करके चली गई थी वो कि जनाब ये नून लीग ने क्या किया। बराबर रहे। बिल्कुल मियां इफ्तिखार आए, नहीं सारे आए थे, इस तरह तो शहबाज शरीफ भी आए थे, इस तरह तो बिलावल भी आए थे। लेकिन जैसे ही दोनों पार्टियों ने वहाँ से पतली गली पकड़ी तो मौलाना बंद गली में दाखिल हो गए। और एक लम्हे को ये लगा था, ज़ाहिर है हम लोगों ने, जिन्होंने भी मौलाना की सियासत को फॉलो किया है, वो ये है कि मौलाना कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएंगे। कच्ची बाजी नहीं खेलता। हाँ। देखिए अब ये चीज़ की मुझे अब समझ नहीं आ रही। और अब तो बहुत दानिशमंद मेरे सामने बैठे हो, आप दोनों से सवाल पूछो। थैंक यू यार, वेलकम। दानिशूरूज क्या सोच रहे थे मौलाना साहब? ये इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगेन यार पक्का खिलाड़ी है। तुम खुद अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हो। एक तरफ तुम कह रहे हो कि मौलाना कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि क्या सोच रहे थे मौलाना। तो अरे भाई, जो आदमी कच्ची गोलियां, इतना तजर्बेकार सीजन्ड आदमी है, उसने कुछ ना कुछ तो क्या सोचा होगा? आप बताएं मुझे, क्या सोचा था? प्लान बी। नहीं, लेकिन यार ये तो बात नहीं देखो, इस तरह तो प्लान जी पे भी पहुंच सकते हैं, व्हिच इज गो होम। सियासत में जो आदमी फ्लेक्सिबल ना हो वो फिर इमरान खान हो जाता है। नहीं यार, अब देखो, अब इतना भी फ्लेक्सिबल, यू टर्न लेना पड़ता है। कम से कम मौलाना ने यू टर्न नहीं लिया, ग्रेजुअली एक लंबा मोड़ काट के। अच्छा, अबाउट टर्न तो है ना, लेकिन देखिए नहीं, लेकिन वो हेयरपिन खींचने वाला यू टर्न नहीं है। नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि मौलाना ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से बदला लिया है, क्योंकि उन्होंने मौलाना को डिच किया, मौलाना ने धरना खत्म करके उनको वो तो है ही नहीं वहाँ पे यार। ये बात मौलाना की, डिच वो बंदा होता है जो होता है। मौलाना की ये बात से आप शायद इत्तेफाक करें जो आज उन्होंने अलविदाई तकरीर में कही कि हम बड़ी पार्टी, हम जो हैं एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आए हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो 13 दिन की अगर आप देखें जो फोकस रहा, और मौलाना की हम समेत सब बातें करते रहे, तो उन्होंने क्या किया कि जो महदूद थे 11-12 सीटों के साथ, अगर उनकी पार्लिमानी अक्सरियत देखी जाए, मौलाना वाकई एक अपोजिशन के एक अहम लीडर बनके तो उभरे हैं। ये कामयाबी तो हासिल ये है लेकिन ये ही है। ही है, और ये भी बड़ा मतलब ढूंढ के निकालनी तो ये क्या कम है? नहीं कम है यार, बिल्कुल कम। अगर आप ये देखें कि डिमांड क्या था और लोगों की, मतलब मेरी नहीं, मैं पहले से कह रहा था कि फ्लॉप होने वाला है ऑन रिकॉर्ड। देखो बात हो रही है कि 5 लाख का कालीन उन्होंने 5000 में नहीं बेचा, उन्होंने 5 लाख का कालीन जो है वो 2.5 में बेचा। चलो 2.5 में, विच इज अ गुड बार्गेन। यार देखो, लेकिन अगेन जिस पोजीशन से आप आए थे, तो ये तो मतलब बिल्कुल सर्चिंग फॉर अ एक्सक्यूज वाली बात हुई ना यार। बिकॉज देखिए अगेन, बिकॉज यार देखो, ये मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन डिसाइड किया कि यार बस अब मैं तब क्या हूँ, मैं जा रहा हूँ। यार पहले मिलियन मार्चेस हुई हैं, वो जो एक ड्रेस रिहर्सल था, एक बिल्डअप था। मैं जो सोचना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे काफ़ी क्लियरली नजर आ रही थी कि यार ये नहीं कहीं जा सकता, ये यार 11 सीटों वाली जमात के लिए इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। तो फिर टीएलपी की तो इससे ज्यादा बड़ी 13 दिन तक वो जो है एक डिसिप्लिन क्राउड, जो कि बहुत बड़ा क्राउड था, उसको मेंटेन करना, और मतलब नहीं तो यार मिसालें तो कायम हुई हैं। मिसालें तो पाकिस्तान अवामी तहरीक की एक भी सीट नहीं है। सवाल ये है कि ये धरना दोनों ने भी दिया था। इसको बिल्कुल हम जीरो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं 0.5 से ज्यादा मैं मार्क नहीं दे सकता ऐसे। ये T20 था, ये टेस्ट मैच की लंबी इनिंग्स नहीं थी। आपने कहा उभरे हैं, बट उभरने के बाद पानी का बुलबुला है ना बॉस। अच्छा, उभर गया। अब इससे ये भी फायदा होगा कि नेक्स्ट राना की मूव होगी, अगर फर्ज करें इस तरह की, तो इसमें जो लूप होल्स या कमजोरियां हैं, डेफिनेटली उनका तो जायजा लिया जाएगा। मेरा ख्याल अभी नेक्स्ट मूव के लिए थोड़ा सब्र ही कर ले तो बेहतर रहेगा। लेकिन वो रहबर कमेटी का, मैं बहरहाल कोई ज़रार की तरह एक्सट्रीम पोजीशन लेने को तैयार नहीं हूं। कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन? मैं 0.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे रहा हूं, मैं 0 नहीं। बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं और नहीं तो क्या यार। वेलकम बैक। नवाज शरीफ को
जाने की मशरूत इजाज़त मिल गई है। उर्दू में एक मुहावरा है कि दूध तो दे रहे हैं लेकिन थोड़ी मेंगनियाँ किसी ने डाल दी हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर है आप तमाम चैनल्स पे शाम से सुन रहे होंगे कि किन शराइत के तहत इजाज़त दी है कि 7 से 7.5 अरब रुपए जो हैं उसके इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो दिया जाए, और ये भी वजाहत की गई है कि ये जो है ज़मानती बॉन्ड नहीं है बल्कि इंडेमनिटी बॉन्ड है। और ये जो है एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैरिस्टर शहजाद अकबर जो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एसेट रिकवरी हैं और वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम की इस्लामाबाद में, उसमें उन्होंने कहा कि जी 4 हफ्ते के लिए नवाज़ शरीफ जा सकते हैं अगर 7.5 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड भर दें। मज़े की बात यह है कि अदालत ने उन्हें 8 हफ्ते की ज़मानत दी है जो कि एक्सटेंडेबल है अगर वो हुकूमत पंजाब से 8 हफ्ते गुजर चुके। लेकिन इन्होंने कहा है अपनी अदालत के हिसाब से कि 4 हफ्ते के लिए भाई हम आपको जाने की इजाज़त दे सकते हैं, और इन्हें यह भी यकीन है कि इनका जो इलाज है वो 4 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। ज़ाहिर है फिर 5वें हफ्ते की नहीं है इसमें। पहली बात तो ये जो फ़रूग़ नसीम ने कानूनी नुक्ता उठाया है कि जी आपको कैसे हक है कि जी आप अदालत बनने की कोशिश करें और ये कहें जी 7 अरब रुपए रखेंगे या उसकी श्योरिटी देंगे तो आप जा सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास ऐसा करने का इसलिए इख्तियार है क्योंकि कानून का उसूल है कि जिस चीज़ की कानून में मुमानियत नहीं होती इसका मतलब है कि उस चीज़ की कानून में करने की इजाज़त है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो तशरीह है ये कोर्ट को करनी चाहिए या हुकूमत बतौर अदालत ये तशरीह कर रही है? देखिए, क्योंकि अदालत के पास नहीं है मामला, तो ये हुकूमत के पास था। अदालत ने तो एक चीज़ इजाज़त दे दी। अब ECL खसूसन हुकूमत का मामला, और मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के जाने पर और ECL में जो फिर अदालत और हुकूमत की उस वक्त की हुई थी वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। अगेन बात वही है जो ज़रार ने कल कही थी कि पहले इजाज़त दे दी गई, फिर जब उसका आपको फॉल आउट हुआ तो आपने फ़ौरन ही उसके साथ ये कर दिया। मगर ये है कि देखिए अब ये चीज़ या तो दोबारा अदालत जाए, अदालत उसको इंटरप्रेट करे। चौधरी शुजात साहब हैं, उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म साहब चंद लोगों की बातों में ना आए, ये एक सीरियस सूरत हाल है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है उससे फ़ायदा उठाएं। MQM के जो लोग हैं, हालांकि फ़रूग़ नसीम का ताल्लुक भी MQM के कोटे से है, MQM के हैं बैरिस्टर सैफ, ये सेनेटर हैं क्या हैं जी, सेनेटर हैं। इन्होंने भी कहा है कि फ़रूग़ नसीम जो बातें दलीलें दे रहा है कि जी इंडेमनिटी बॉन्ड अटैच हो ये है, कहने लगे मेरी समझ में तो ये बातें नहीं आ रही, हाल मैं भी बैरिस्टर हूँ। अच्छा, इस तरह का। तो इस और कल से हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ जो सरकर्दा वकला, आबिद हसन मंटो जिसकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई, अब तो वो बेचारे रिटायर हो गए, उन तक की समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या मतलब है, इसके साथ रकम है जब अदालत में ऑलरेडी वो बॉन्ड दे चुके हैं। तो ये हुकूमत, तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो पत्ता शो खेला है वो उसमें दम तो है, क्योंकि समझ तो अभी तक किसी को नहीं आ रहा ना। चलो शायद हुकूमत को भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ये है कि अभी तक मुझे खतरा पता है रिएक्शन, नून लीग का रिएक्शन या अपोजिशन का रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड है कि भाई हाँ विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन इंडेमनिटी बॉन्ड का ये मतलब नहीं है कि आप 7.5 अरब रुपए जो है ना कैश जमा कराएंगे, आपने सिर्फ श्योरिटी देनी है कि जनाब नहीं आते। लेकिन सवाल ये कि क्या हुकूमत अदालत है? नहीं, यहाँ सवाल ये है। लेकिन ECL अदालत पे तब जाता है जब हुकूमत नहीं फैसला कर सकती। यहाँ अब हुकूमत फैसला कर लिया है। नून लीग को अगर रिलीफ चाहिए होगा वो चाहते हैं ना कि नून लीग जाए कोर्ट। हाँ, अच्छा, वही ना, अच्छा, ताकि बाद में वो कहेंगे जी हमने तो फैसला कर लिया। भाई इसका आउटकम पता है क्या होगा? इसका आउटकम ये होगा, नवाज शरीफ जा रहे हैं, ये जो है इंडेमनिटी की शर्त ये वापस लेंगे, पता नहीं किसके कहने पे लेंगे, मुझे लग रहा है गट फीलिंग है इन्हें वापस लेनी पड़ेगी, और फिर यही होगा कि वो सियासतदान ही नहीं जो यू टर्न ना ले सके।
मुझे ऐसा नजर आ होने के लिए कुछ भी हो सकता है सर जी, इसलिए कि स्टेक्स आर वेरी हाई। होने के लिए कुछ भी। लास्ट वीक तक तो ये था कि जा रहे हैं और वज़ीर आज़म तक ने कह दिया था कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर हम वो कर रहे हैं, फिर ये सारी चीज़ आई। अब मामला है कि या तो गले में डाल लो या गले से उतार लो, मामला वहां पे आ गया है। तो मुझे लग रहा है इन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा। लेकिन ये वो हड्डी भी तो है जो ना निकली जाए, भैया वो हड्डी एक टेलीफोन कॉल पे निकल आती है, आपको पता है। और इसी मतलब खूबसूरत बात पर मेरा ख्याल है कि आज के लिए हम इजाज़त ले लेते हैं और अपना भी व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।